अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो अफसोस इस बात का हमें करना है कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब अब हम में नहीं रहे। बहुत ही शफीक इंसान थे जब वो वज़ीर आज़म थे, या उसके बाद भी, उससे पहले भी जब भी उनसे मुलाकात होनी तो बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होती थी, सियासत पर भी गुफ्तगू। और फिर दूसरा, वो सबसे अहम बात जो है, हॉकी उनके दिल के बहुत करीब थी, क्योंकि वो खुद भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की टीम के में रहे, हॉकी की टीम में, और फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे और खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन अब जब एक टाइम था कि पाकिस्तान का जो एक नाम बोलता था हॉकी के नाम से, और ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को बहुत ज़्यादा कभी कभार तकलीफ भी होती थी कि अब पाकिस्तान उस तरह हॉकी में उसका वो नाम नहीं रहा। और बहुत फिर इनको जब सबसे ज़्यादा थोड़ा सा अफसुर्दा या तकलीफ दे देखा था वो तब था कि जब इनको शौकत अजीज़ ने एक बड़ी घिनौनी साजिश करके इनको हटवा दिया प्राइम मिनिस्टर से। और वो एक बहुत मतलब तेज़ शख्सियत थे शौकत अजीज़ साहब, और किसी को ये आइडिया नहीं था कि जी कौन बनेगा। और ज़्यादातर लोग हुमायूं अख्तर साहब का भी नाम ले रहे थे और भी दीगर नाम थे, और स्टॉप गैप के तौर पर चौधरी शुजात साहब को बनाया था वज़ीर आज़म 1 महीने के लिए। और उस दौरान जो है शौकत अजीज़ साहब को इलेक्शन लड़वा कर फिर दोबारा मतलब इलेक्ट करके तो वज़ीर आज़म बनवा दिया गया था। तो उस वक़्त थोड़ा सा जमाली साहब जो है वो उनकी तबीयत पर ये बात गुजरी थी, क्योंकि हालांकि एज सच कोई ख़राबी नहीं थी, वो धीमे आदमी थे, अपोजिशन से भी बड़े प्यार से बात करते थे, हर एक की गुफ्तगू बहुत तहम्मुल से सुनते थे। लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहे, और इस पर भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक दौर था उन सियासतदानों का जिसमें से एक एक करके जो लोग हैं वो रुखसत हो रहे हैं, और बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन थे। बलूचिस्तान में बहुत उन्होंने काम किया, बलूचिस्तान को साथ लेकर चलना, और बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से जब वो वज़ीर आज़म नहीं भी थे तब भी बात करनी। और बहुत से उनकी शख्सियत के पहलू हैं जो कि हम इस वक्त तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हम अपने पैनलिस्ट से भी पूछेंगे कि वो क्या जानते हैं इस हवाले से। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने लाहौर में जो है वो बात कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जी जब तक पंजाब नहीं जागेगा पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ नहीं मिलेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि पंजाब को वो जगाने क्यों गए हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ही सालों बाद अब पंजाब में वो नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है, तो इसलिए शायद उनको लग रहा है कि अब पंजाब को जगाने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अब दोबारा अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से शायद PMLN को और ज़्यादा तशवीश भी हो रही है। और जो भुट्टो साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर के बाद आसिफा, जिस तरह अब आसिफा पंजाब में से ही लॉन्च किया, उनको मुल्तान के जलसे से ही लॉन्च किया, तो उसके बाद थोड़ा सा तशवीश हो रही है कि पीपल्स पार्टी जो है अब ज़रा दोबारा अपनी ग्रिप मजबूत करने की कोशिश कर रही है पंजाब में। तो आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि जनाब लाहौर और पंजाब जब तक नहीं जागेगा तो पाकिस्तान के लोगों का जो हकूक़ जो हैं वो नहीं मिलेंगे। ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। जलसे के हवाले से लोगों को बता रहे हैं कि जी 13 दिसंबर को कुछ हो जाए कम वक्त में जलसा होगा, भरपूर होगा, क्योंकि इस दफ़ा 13 दिसंबर का जलसा जो है उसको होस्ट जो है वो PMLN ने करना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से वो पंजाब को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पंजाब के तो लोग लाहौर पहुंचें 13 दिसंबर को, और एक शो ऑफ पावर जो है वो हो सके। दूसरी जानिब नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो सूरत हाल बन रही है, अब उनको इश्तिहारी तो करार दे दिया गया है। और आज हमने सुना कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब एक निजी चैनल पर उन्होंने कहा कि जी कोई वो किसी से डरते वरते नहीं है, जब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो वो आ जाएंगे। इश्तिहारी कर कहें उनको, आप मफरूर कहें, भगौड़ा कहें, या जो भी कहें, वट एवर, लेकिन वो जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो वो आ जाएंगे।
इसाक डार साहब के इंटरव्यू जो हार्ड टॉक में, बीबीसी हार्ड टॉक में आपने सुन ही लिया था, जब स्टेफन ने ये भी पूछा कि जी ना मियां नवाज शरीफ साहब भी बीमार हैं और आप भी बीमार हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो वो एक तवील बीमारी 3 साल की, और अब मियां साहब को भी गए हुए भी बहुत अरसा हो गया। तो ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है। अब देखना यह है कि क्योंकि कल ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कमेंट्स भी सुनने को मिले कि जी अब प्रेसिडेंट्स देखना पड़ेंगे कि किस तरह के केसेस जो हैं वो होते रहे हैं, फैसले क्या होते रहे हैं, या जब किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है इस स्टेचर के बंदे को, तो उसके बाद उस पर किस तरह जो है वो मामला चलते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ा सा मैं कोरोना के हवाले से अपडेट करता चलूं, और वाज़े तौर पर यह भी पैगाम देना ज़रूरी है कि एहतियात एहतियात और एहतियात बहुत ज़रूरी है। लोग शायद इतने नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, लेकिन अब जो पिछले 24 घंटे यानी कि कल के जो हमारे पास आदाद शुमार हैं, उस हवाले से तकरीबन 3,500 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं कोरोना के पिछले 24 घंटे में, और जो 39 डेथ्स हुई हैं। अमवात की शरह पहले तो तेज़ थी, लेकिन परसों जो है वो 75 था और कल 39 है। अल्लाह का शुक्र है कि कम है इसमें, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप एहतियात करना छोड़ दें। और पिछले 24 घंटों में तकरीबन 43 यानी कि 43,000 टेस्ट हुए हैं, और जिसमें से 3,500 जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। एक चीज़ और फिर आपको बताते चलें कि इस दफ़ा जो वायरस है वो ज़रा थोड़ा सा सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वजह से वो जो रूटीन के टेस्ट हैं उसमें शायद वो डिटेक्ट नहीं हो रहा। सिम्टम्स लोगों को हैं, लेकिन वो जब जाते हैं और डॉक्टर्स फिर उनको कहते हैं कि जब एक्सरे करवाएं, तो फिर पता लगता है कि जी ये तो वाकई कोरोना पॉजिटिव हैं। तो बदअहतियाती बिल्कुल ना बरतें। अगर आपको सिम्टम्स होते हैं और कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, तो इसके बावजूद आप एक्सरे के लिए जाएं और कंफर्म कर लें। अल्लाह करे कि आपको कोरोना ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर टेस्ट नेगेटिव आता भी है, मतलब अल्लाह का शुक्र है अगर आता है, तो फिर भी एहतियातन एक्सरे जरूर करवा लेना चाहिए। लेकिन फिर मैसेज वही 3 चीजें: सोशल डिस्टेंस, कम से कम 6 फुट का फासला, क्राउड प्लेस से दूर रहें, क्राउड ना होने दें, झमकट्टा ना जमा होने दें, और उसके साथ साथ मास्क बहुत जरूरी और हाथ धोना बहुत जरूरी। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है आमिर अब्बास साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। AVM शहजाद चौधरी साहब, उन्होंने मुझे स्काइप पर ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी ज्वाइन करने का। और हम कोशिश करेंगे मजहर अब्बास साहब को भी हम टेलीफोन लाइन पर, उन्होंने कहा था वो ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले राजा आमिर अब्बास साहब, अगर आपसे बात शुरू की जाए, मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। पहले नोटिस गए, फिर अखबारों में इश्तिहार छपे, फिर उनके घरों के बाहर भी इश्तिहार चस्पा हुए, और अब जो है वो अदालत जो है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख्याल है कि जी अब इसके ऊपर फ्यूचर किस तरह चलेंगे। वो थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि अब क्या ये अब इस मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ खुद ही शर्म करेंगे तो आएंगे? अब कोई तरीका तो है नहीं उनको लाने का। शर्म आपने कही, ये शर्म की बात हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म इस मुल्क के और इस मुल्क की आला अदलिया से वो इश्तिहारी करार दे दिए जाते हैं। और किस जुर्म में वो करार दिए जाते हैं कि जनाब आपने इस मुल्क में लूटा है, करप्शन की है, आपने जायदादें बनाई हैं जिसका आप अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे, जिसकी आप मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे। तो ये वो अलमिया है, एक वो अफसोसनाक बात है कि इस मुल्क में इस किस्म के हुक्मरान रहे। अब बात आ गई कि जब एक शख्स को आप एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देते हैं, उनकी अपील पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2 केसेस की अपील है। एक केस में तो उनका ये था, जो जज बशीर साहब ने दी थी, वो वही एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो इस वक्त क़याम पजीर हैं, जिसे हुकूमत पाकिस्तान को अदालत ने हुक्म दिया है कि जब्त करें और पाकिस्तान के ख़जाने में ये पैसा डाला जाए। और जो दूसरा केस है, वो जो जज मलिक साहब थे उनकी अदालत का केस है। तो उस केस के और इसके थोड़ा सा ये फ़र्क है, क्योंकि वो जज साहब खुद डिस्प्यूटेड हो गए, उनके ख़िलाफ़ एक वो आ गया कि जी उन्होंने अपनी जो
कोड्स हैं, एथिकल कोड्स, उसके खिलाफ जो काम वीडियो किया मरियम है। नवाज साहिबा ने जी जी, तो ऐसी सूरत हाल में मुमकिन तौर पर वो केस तो रिमांड हो सकता है, वापस जा सकता है। जो अब वहाँ पे नए जज साहब हैं वो दोबारा से आर्ग्यूमेंट सिर्फ सुन सकते हैं और बहस सुनने, एविडेंस नहीं होगा दोबारा। एविडेंस तो पहले भी वो दूसरी कोर्ट से हुआ था, फिर इनको बड़े खुद लाया गया था यहाँ पे अरशद मलिक साहब को, तो वो आर्ग्यूमेंट सुन के दोबारा उस पर फैसला आ सकता है। लेकिन जो दूसरा केस है एवन फील्ड वाला, उसमें अब नैब के पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो वो अमूमन ये होता है कि जी जो मफरूर होता है वो अपील का राइट अपना गंवा देता है, लेकिन फिर भी जब अपील दाखिल हो जाती है, आ जाती है, तो फिर बेहतर यही होता है कि जो एविडेंस कलेक्ट हुआ, अदालत मुमकिन तौर पे अब ऐसे करेगी कि जो अदालत ने मिसल पे या रिकॉर्ड पे जो उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी ये फ्लैट्स हैं, इनकी लागत इतनी है, मियाँ साहब की सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं थी। मियाँ साहब ने उसके रिबटल में दाखिल करना था कि जनाब ये जो फ्लैट्स हैं ये मेरे या मेरे खानदान की कोई बिजनेस थी, कोई प्रॉपर्टीज थी, यहाँ से कमाई आई थी, ये आमदन का सोर्स था और वो था। लेकिन उन्होंने वो गालबन कतरी खात और वो एक कैलबरी फॉन्ट बड़ी मशहूर हुई थी, ट्रस्ट डीड, वो दे के वहाँ से उन्होंने अपना केस ख़त्म कराया। लेकिन अदालत ने उन तमाम एविडेंसेस को नहीं समझा। तो अब हाई कोर्ट ये करेगी कि वो तमाम जो एविडेंस है उसको दोबारा से परखेगी, उसमें देखेगी कि अगर तो मियाँ साहब वाकई ही ये मनी ट्रेल दे चुके हैं और अपनी सोर्स ऑफ इनकम बता चुके हैं, एक रीजनेबल सेट अपनी उन्होंने जवाब दे दिया है कोर्ट की सेटिस्फेक्शन पे, फिर तो वो बरी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर अदालत समझेगी कि जनाब इनसे जो अपार्टमेंट्स के बारे में पूछा गया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, कभी कहा कि मैंने कतरी का वो खत लिया है, कभी कहा कि जी ये हैं वो तमाम ज़राए, तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो अदालत देखती है, मुमकिन तौर पे इनको एक लॉयर भी सरकारी दे दिया जाएगा जो इनको रिप्रेजेंट करे और फिर फैसला कर देगी अदालत की। इश्तिहारी होने की सूरत में सरकारी ट्रायल जो है वो इन्हीं ग्राउंड्स पे चलेगा, ऐसे ही जिस ट्रायल तो खत्म हो गया। इश्तिहारी जब किसी का नहीं, अगर किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कोई नौयत चेंज हो जाती है ट्रायल की? देखिए नौयत यही सिर्फ चेंज होगी कि उनके जो चॉइस का लॉयर है उसकी उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी, एक प्रॉपर कौंसल कोर्ट मुकर्रर कर देगी और कोर्ट ने असल में जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि कहाँ है वो मनी ट्रेल। अगर हाई कोर्ट को नजर आ गया कि ट्रायल कोर्ट में मनी ट्रेल दे दी गई थी तो हाई कोर्ट उन्हें बरी भी कर सकती है, और इन केस अगर वो चीज नजर ना आई तो फिर ये फैसला यहां से जब अगर बरकरार रहा तो फिर एक मुश्किल आ जाएगी मियाँ साहब के लिए एब्सकॉन्डर होने की वजह से, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उनकी हाजिरी जरूरी है। चलें, मोहम्मद जुबैर साहब ने आज एक निजी टीवी पर क्या बात सुन लें तो फिर मैं एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि ये अगर रवैया है तो फिर आगे बनेंगे क्या, मामला कैसे चलेंगे, पीडीएम भी जोर पकड़ती जाएगी या वो कमजोर पड़ेगी। क्या कहा मोहम्मद जुबैर साहब ने, ये जरा सुन लें। जी शहजाद चौधरी साहब, कौन से इंसाफ के तकाजे हमसे तवक्को की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत से या अदलिया से, जो पूरे करने बाकी रह गए हैं, तो वो जब पूरे होंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? जी आई थिंक एग्जैक्टली यही सवाल पूछना चाहिए था जुबैर साहब से, ये भी डिफाइन कर दें कि इनका मतलब क्या है, ये कौन से तकाजे हैं इंसाफ के जो कि पूरे होने चाहिए। क्या हुदैबिया के बारे में जो फैसला हुआ है उसको वापस रिव्यू किया जाए, रिव्यू में आ जाना चाहिए, वो कि उसके ऊपर तो फैसला कर दिया गया था, ये अब रिव्यू नहीं हो सकता, इसके ऊपर रिव्यू में ही गया था जहां पर के उसको फिर खत्म कर दिया गया। तो बहरहाल देखिए मकसद बड़ा वाज़ेह है पीएमएलएन का या नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स का कि कोई ऐसा तरीका मिले कि हर तरफ से खलासी हो जाए, और ये जिस किस्म के मामलात हैं, जिस किस्म के मुकदमात हैं, अगर इससे हम कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के शक्ल में, एक ऐसा नेशनल डायलॉग की शक्ल में हम बैठें जहां पर यह फैसला हो जाए कि नैब के जितने मुकदमात बनाए गए थे ये सब के सब मेलाफाइडी थे, ये गलत बुनियाद पे बनाए गए, और इस पे जितने भी मुकदमात लड़े गए और फैसले हुए ये भी गलत थे और इनको बिल्कुल से कॉश कर देना चाहिए। तो ये उनकी कोशिश है। मेरा ख्याल है कि हर किस्म का डायलॉग जो होगा, और उसका आपने एक अंदाजा देख लिया था कि जब उन्होंने कहा कि जब हम फैटिव के लिए बैठ के हमें बात करनी है तो उन्होंने 34 नुकात की एक लिस्ट दे दी अलेजिडली, या नैब लॉ में अमेंडमेंट्स की, नैब लॉ में अमेंडमेंट्स की। तो इसलिए यानी कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे काम करना चाहते हैं। जितना प्रेशर आप सियासी तौर पर देखते हैं जो कि पीएमएलएन बढ़ा रही है और पीडीएम की शक्ल में बढ़ा रही है, खुद अपने तौर पे जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है टू स्केयर दी पीपल डाउन,
कि वो सबमिट कर जाए। कौन कौन सबमिट करे? फौज पीछे हट जाए अगर वो खड़ी है पीटीआई के साथ, या फौज खुद सबमिट कर दे सही। उनकी मर्जी के मुताबिक, या ये कि जो अपने इमरान खान साहब है, उनकी गवर्नमेंट है, डर के काम छोड़ दे, यानी ये इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे हट दे। जाए कि हाँ जी हम दोबारा नए इलेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं खामोश हो जाऊं? मैं जी मजहर अब्बास साहब ने ज्वाइन कर लिया, तो मैं चाह रहा था कि मैं दो तीन मिनट उनसे भी जरा ले लूं, तो उसके बाद फिर मजीद इस पर बात होगी। मजहर अब्बास साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। ये जो बात की है मोहम्मद जुबैर साहब ने कि जी कानून के तकाजे पूरे होंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वो डरते वरते नहीं है, और ये नहीं कि वो वापस नहीं आना चाहते। तो अब पहले जो था कि जी के बीमार हैं होंगे तो वापस आएंगे, अब ये बताया जा रहा है कि जी कानूनी तकाजे पूरे होंगे। तो वो बैठे हुए हैं हमारे पास वैसे राजा आमिरबाज साहब, इनसे भी पूछेंगे कौन से मजीद, काफी तो ये बता चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक बस बहाना है जो चलता रहेगा? शुक्रिया जमीर। देखिए, कानूनी तकाजे कौन से पूरे नहीं हुए ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। मेरा ख्याल है उसका अगला सवाल यही होना चाहिए था कि क्या क्या चीजें चाहते हैं आप, यानी कौन से कानूनी तकाजे आप चाहते हैं जो पूरे हों कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो वापस आने का फैसला करें। पहली चीज ये कि वो मुल्क से बाहर इस वजह से नहीं गए थे कि वो इस वजह से नहीं आएंगे क्योंकि कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। सही। वो मुल्क से बाहर तो महज मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पे गए थे। अब वापसी जो है वो कंडीशनल कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये है कि या तो यहां से जाते हुए झूठ बोला गया, और या आप हिचकिचाहट का शिकार है वापस आने में। और यही इनका वीकर लिंक है कि अगर आप मेडिकल ग्राउंड से बाहर गए थे तो आपको आ जाना चाहिए। अब इसहाक डार साहब से जब ये पूछा गया कि आप 3 साल से इलाज करा रहे हैं तो वो स्पीचलेस थे। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि मियां साहब को अगर वो सियासी तौर पे जो है अपनी बका की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हर तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें वाज़े तौर पे ये वापस आके ये पोजीशन लें। उस पोजीशन पे वो कामयाब होते नहीं होते। देखिए, एक चीज को समझने की जरूरत है, और वो ये है कि ये वो अदलिया है जिसको आजाद कराने में सबसे कलीदी किरदार जो है वो खुद मियां नवाज शरीफ का है। सही। ये वो सारे वो जजेस हैं जो इससे पहले 2 चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, या इस वक्त जो नए आने वालों के अलावा जो लोग, स्पेशली अतर मिनल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उस मूवमेंट के रुए रवां थे। वो तो उस पूरी तहरीक के रुए रवां थे। बिल्कुल जी। तो असल चीज ये है कि जिस अदलिया को एड्रेस किया जा रहा है ये वो अदलिया है कि जिसको हम एक आजाद अदलिया का नाम दिया, हमने एक गैर जानिबदार अदलिया का नाम दिया। फैसले सही और गलत हो सकते हैं, फैसलों पे तबसरे भी हो सकते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन यहां आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जी फलां चीफ जस्टिस या फलां जज या फलां बेंच जो है वो बायस थी टुवर्ड्स हिम। ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी वीक हैं। तो इस वक्त जो जुबैर साहब बात कह रहे हैं तो वो मुझे नहीं पता कि वो कौन से कानूनी तकाजे पूरे करवाने चाहते हैं। तो लिहाजा उन्हें ये वजाहत करनी चाहिए। पहली चीज ये कि ये कंडीशनल नहीं है, इसलिए कि मियां साहब का मुल्क से बाहर जाना कंडीशनल नहीं था। सही। उसमें वाहिद चीज ये थी कि मेडिकल इलाज करा के वापस आ जाएंगे। आज जब जुबैर साहब ये बात करते हैं तो फिर अगला सवाल यही बनता है कि इसका मतलब ये है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन पार्ट ऑफ नवाज शरीफ है। कुछ तकाजे तो उन्होंने वैसे अपने तौर पर, जाती तौर पर बहैसियत तर्जुमान मियां नवाज शरीफ कोशिश भी की पूरे करने की। देखिए वो एक अलग बहस है हमारी कि पीडीएम मैं तो समझता हूं कि पीडीएम का ये बुनियादी मौकिफ के नए इंतखाबात होने चाहिए गलत है। मैं हो सकता है आप बेशुमार लोग मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। पीडीएम का ये मौकिफ गलत है कि इमरान खान को रिजाइन करना चाहिए। पीडीएम का ये मौकिफ भी गलत है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, इसलिए कि सियासी लोगों को, सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन में। बिल्कुल मजहर अब्बास भाई, आपने बहुत अच्छी तरफ मतलब इशारा किया, और इस पर भी जानना चाहेंगे
कि एक तरफ तो जो मुल्तान जलसे से भी हमें एक आवाज आई और वो यही थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए और किसी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होगी। पहली जो एपीसी हुई थी उसके जो नुकात आए और फिर पीडीएम का वहां से जन्म लेना और फिर पीडीएम के फोरम से जो एजेंडा सेट हुआ उसमें भी ये सारी चीजें थी। लेकिन उसके बाद ये भी कहते हैं कि जी बात हो सकती है उनसे, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को भेजने के बाद। ये मरियम साहिबा ने एक इंटरव्यू में बोला था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब, ये शॉर्ट थोड़ा सा भी बता दें कि कानूनी तकाजे के मतलब ये एक तशनगी रह जाएगी हमारी कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि कौन से कानूनी तकाजे, जिस तरह मदर साहब ने भी बोला और शहजाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये तो उनसे वैसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन चलें कोई रहते हैं कानूनी तकाजे तो ये तो इसका सवाल पैदा होता है। जिस तरह मजर अब्बास साहब ने कहा कि जनाब इसका तो इस वक्त तुक ही नहीं बनता, कानूनी तकाजे क्या, एक गए हैं एक उसके ऊपर बीमारी के बहाने पर और उसके बाद कानूनी तकाजे कहां से आ गए? देखिए, ये कानूनी तकाजे ज़मीर ये वही तकाजे हैं कि जो वो बड़े क्लियरली बता रहे हैं, और वो कानूनी तकाजे ये वही हैं जो कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि ये एक एनआरओ मांग रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि जब 2007 में ये नेशनल रिकंसिलिएशन एक्शन एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया था तो वो एक कानूनी शेप ले चुका था। अब भी मुमकिना तौर पे इसी किस्म की कोई ऑर्डिनेंस लाने को ये शायद गालिबन कानूनी तकाजा कह रहे हैं कि कोई ऐसा ऑर्डिनेंस ले आइए, लेकिन फिर अदालत आली सुप्रीम कोर्ट ने उस एनआरओ को नॉन एस्ट कर दिया था कि ये तो जैसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत है। तो यही वो अभी कानून में और तो कोई रास्ता बचा नहीं कि वो आए और फिर जाके अपनी रसीदें दोबारा दें, क्योंकि रसीदों का ट्रायल तो खत्म हो चुका है, जो एविडेंस लाना था ला चुके हैं। तो अब कानूनी तकाजा यही रह गया है कि कोई ऑर्डिनेंस, ये जो कह रहे हैं ना कि जी नेशनल रिकंसिलिएशन ट्रुथ और फलाना कोई ऐसा करिए, इनडायरेक्टली वो इसी तरफ इंदिया जा रहा है कि जनाब कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आ जाए जिसके जरिए ये तमाम जो करप्शन के केसेस हैं ये खत्म हो, भले से हम मुल्क से बाहर रहें जिधर भी रहें। तो ये वो चीज है कि जो इमरान खान कम से कम मैं जिसको जानता हूं वो कभी भी इस पे एग्री नहीं करेगा। सही, चलें मजहर अब्बास भाई, ये ख्वाजा साद रफीक ने आज बड़ी दिलचस्प बात की है और मैं चाहता हूं कि आप उस पर कमेंट करें। बहुत मंजे हुए सियासतदान है, मतलब ख्वाजा साद रफीक साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे आए और खानदान भी सियासत का। क्या बात की है जरा सुन लें जी मजहर अब्बास साहब, जब तक पंजाब नहीं जागेगा पाकिस्तान के लोगों के हकूक नहीं मिलेंगे और 13 दिसंबर को लाहौर से ऐसी आवाज निकलनी चाहिए, धड़कन ऐसी होनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान का दिल धड़के उसके साथ। ये पंजाब का कार्ड क्यों खेल रहे हैं पीएमएलएन वाले? अब देखिए, खैर उसूली तौर पे तो ये बात गलत नहीं है कि पंजाब जब तक 77 में जब तहरीक चली थी तो गालिबन 7 मार्च से वो तहरीक शुरू हुई थी और सबको परेशानी ये थी कि उस तहरीक में जान नहीं पड़ रही थी जब तक 9 अप्रैल 1977 में लाहौर में गोली नहीं चल गई। और उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब जो है ये तहरीक जोर पकड़ जाएगी। फिर उसके बाद 83 में एमआरडी की तहरीक जब चली तो उस वक्त हबीब जालिब ने को मशहूर गजल कही थी कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला। सही। और फिर 90 की दिहाई में नारा लगाया गया मुस्लिम लीग की तरफ से, जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग। सही। तो अब ये कार्ड वो जाहिर है वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के तौर पे वो खेल रहे हैं। हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ कार्ड बहुत खेले जाते हैं, सिंध कार्ड हो, दूसरे कार्ड हो, ये सब सारे कार्ड हमारे यहाँ कार्ड ही खेले जाते हैं। और क्या होता है हमारे यहाँ, तो वो उसी उसमें जाहिर है उनके लिए एक डिसाइसिव मूवमेंट है, यानी मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत डिसाइसिव। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऐसी है कि आप मुकदमात चलते रहें चाहे मेरिट्स पे हों या नहीं हों, लेकिन जो पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं वो जिसकी वाबस्तगी एक के साथ हो गई है बड़ी मुश्किल से जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती। अगर नहीं जाती तो तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात बन के नहीं उभरती। सही, मतलब जाती तो है लेकिन टाइम लगता है। सही, मतलब भाई एक चीज और, एक इदारा ऐसा है जिसके ऊपर भी पंजाबी होने की छाप रही है हमेशा से कि जी मतलब ज्यादातर सूबों की तरफ जी, तो ये कहीं उसको तो नहीं जगाने की कोशिश?
नहीं, ये होता है ना। देखिए, मुनव्वर हसन साहब के बारे में, मरहूम के बारे में ये कहा गया कि वो दूसरी मर्तबा, हालांकि उन्होंने सेहत वाली भी फैक्टर था, लेकिन ये कहा गया कि उन्होंने जो हकीमुल्लाह महसूद के हवाले से बयान दिया था, उसकी वजह से वहां जो जमात इस्लामी के अंदर जो पंजाब फैक्टर है वो काफी नाराज हुआ था। तो बड़ा मुश्किल, नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया वो किया है, वो पंजाब के पॉलिटिशियंस हैं, पंजाब के बड़े पॉलिटिशियन हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सही। और उनकी एक फॉलोइंग है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये भी बात अपनी जगह हकीकत है कि तमाम तर इसके बावजूद कि वो नाहल भी हुए, कन्विक्ट भी हुए, लेकिन 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात पंजाब की अब भी है, अभी भी है। तो ये सारी चीजें, फैक्टर्स अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने दिया है ये बड़ा डिफिकल्ट है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से। और ये अगर लाहौर में बहुत बड़ा जलसा होता है तो हम उसको नवाज शरीफ साहब के बारे में जो भी ओपिनियन रखें, और वो जाहिर है जो उनके कानूनी तकाजे हैं या अदालतों में फैसले हैं वो सब अपनी जगह, लेकिन एक पॉलिटिकल बावजूद भी अगर पंजाब के लोग उनके साथ आके खड़े होते हैं तो मैं और आप उसको चैलेंज करने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल। हफीजुल्लाह न्याई साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया न्याई साहब आपका। न्याई साहब, ये अभी जो मजहर अब्बास साहब की बात आप सुन रहे थे, ये बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल है। ये जाग पंजाबी वाला के जब तक पंजाब नहीं जागेगा पाकिस्तान के लोगों के, अब एक हमारा इदारा है बड़ा रिस्पेक्टफुल, मतलब उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उस इदारे पर भी ये लेबल रहा है कि वो पंजाब ही है वो सारा इदारा। तो ये किसको, पंजाब की आवाम को जगाने की कोशिश की जा रही है या उस इदारे की तरफ कि जी जाग जाएं, हमारे लिए कुछ थोड़ी सी रहमदिली का दिखाएं? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया मदर साहब की फाजलाना गुफ्तगू में हमेशा इंस्पायर होता हूँ। तो उसके बाद आपकी बात में ऐड करते हुए कि सारी तारीफ अल्लाह ताला के लिए है और जो बची है वो सिदारे के लिए है, बस। तो आगे मैं आपको बताऊं जी, देखें ये आपने मदर साहब ने बड़ा खूबसूरत से आपको चीजें पॉइंट आउट की। इलामा इकबाल ने कहा था कि अगर पंजाब से मुस्लिम लीग मजबूत नहीं होगी तो हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा। सही। उससे पीछे चले जाए 1922, 23 से 24 को जैन सिंह परिवार जो है वो पंजाब के अंदर हुआ था कि यहाँ से लोगों को उठाया जाए, और ये सारी तहरीकें जिनकी बड़ी बड़ी चली, खाक साहब तहरीक बड़ी चली, जिनको पब्लिक के अंदर एसोसिएट पैदा किया। सही। फिर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं मजहब साहब की छोटी तरह उसके लिए। मजहब ये जो आप फरमा रहे हैं जाग, पंजाबी जाग पागू लग गया भाग, 77 में मजहब साहब राइटली कहा कि 77 में भी हम सारे लोग कहते थे, सब तो लीडर पंजाब के नहीं थे, पीएनए के बड़े लीडर तो प्रोफेसर गफूर साहब थे या शाह नूरानी साहब थे या मुफ्ती महमूद साहब थे, तो ये पंजाब के लीडर नहीं थे, बहुत सारे थे, पीर पगाड़ा साहब थे, अफसर खान साहब थे, ये सारे जो थे केपी के या सिंध के लीडर थे। लेकिन कहते हैं पंजाब जागेगा, तो इसकी वो एक खास बैकग्राउंड है जिसमें मदर साहब ने पॉइंट आउट किया है। और सिर्फ उसमें यह है कि 7 मार्च को 1977 को एमएनए का इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर जिसको कहना चाहिए पीपल्स पार्टी जब डिक्लेयर की थी तो ऑपोजिशन ने उसको इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया था। 1977 की बात कर रहा हूँ। सही। 10 मार्च को सूबाई असेंबली का इलेक्शन था तो उन्होंने बायकॉट करके 14 मार्च को मदर भाई वो तहरीक शुरू हुई थी नीला गुंबद मस्जिद से। तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो उस तहरीक के पहले दिन से लेके जब तक माशरा नहीं लगा पिच बैटल में सड़कों पे था। फिर ये जो 88 के अंदर जो जाग पंजाबी जाग तेरी पागल लगी है जो दाग, ये बुनियादी तौर पे 2-3 चीजें आप लोग करेक्ट कर लें। जो मीडिया के अंदर बहुत सी चीजें पास में जाती है, उनका रिकॉर्ड पूरा नहीं रखा होता। इसमें नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं था। नवाज शरीफ एक छोटा मोहरा था, जितने 15-20 और थे, जो तो ही जो था IGI को हेड कर रहा था उस वक्त। सही। और ये एक ऑपरेशन बना था मिडनाइट जैकल बेनजीर को हराने के लिए। बिल्कुल, ब्रिगेडियर बिल्ला बेनजीर को हराने के लिए बना था। उन्होंने ये ना सिर्फ बेनजीर के खिलाफ बड़ी एक गंदी कैंपेन चलाई थी, ये इश्तिहार डाला गया था हेलीकॉप्टर से, जाग पंजाबी जाग। तो खैर ये तो बैकग्राउंड है। दूसरा देखें ना, बात यह है कि दुल्हन वही जो पीएम अनभाए। पब्लिक जो होती है पाकिस्तान की, मैं तो उसका बहुत बड़ा जो है जिसको कहना चाहिए कि बहुत एक बिलीवर हूँ
जितना मैंने पब्लिक का जितना मैं समझता हूँ ना पाकिस्तान की, वो एक ऐसा है कि यकीन उनका बेहतरीन नब्ज होता है, बड़ी बाशूर पब्लिक है, चाहे वो कहे या ना कहे। सही। पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ही तो बड़ी ये पब्लिक है। न्याई साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक ने वो पब्लिक पल्स पे हाथ रख दिया? जी, मतलब ख्वाजा साद रफीक ने आज ये दोबारा नारा लगा कर के नहीं ना, आप लाहौर में जलसा हो रहा है, हाँ तो क्या जाके हैदराबाद, कराची या मुख्तरा जाके कहे कि जी आप लोग ये काम करें? सीधी बात है, पोलिटिकली उन्होंने बलानी साहब और जावेद हाशमी साहब और ये सारे लोग मुल्तान के लोग सौचे कर रहे थे, जो केपी का है वो केपी के लोगों ने किया। अब पंजाब के लोगों ने या लाहौर का जलसा जिसपे सारा कुछ उन्होंने उनका निसार है, तो पंजाब का जलसा उन्होंने कर रहे हैं। सही। तो और मतलब बाकी ये है जी कि खुदा गवाह कि ये पाकिस्तान जो है ना इस वक्त झूठ का एक अंबो है, या मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया कैप्टिव है, अपनी बात पूरी तरह कर नहीं सकते। मैं ये मजहर भाई के प्रोग्राम में अभी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करा के आया हूँ, तो 5 मिनट का रिकॉर्ड करा के 1.5 मिनट दिखाया, 3.5 मिनट नहीं दिखाया। आपका क्या ख्याल है, मैंने वो गालियां दी होंगी, तो बगावत की होगी? आप इतनी बात भी नहीं कर सकते। ये मैं जियो की बात बता रहा हूँ, ये आज मैं बात बता रहा हूँ रिपोर्ट कार्ड के अपने प्रोग्राम की। ये तो मजे तो ये आप चले, ये तो हम जानते हैं नहीं, खुदा का सुना के मुझे इतना अफसोस हुआ कि एक हफ्ते पहले तो उन्हें कन्फाइन किया हुआ, एक हफ्ते तो चलाते। देखिए ये जो मीडिया मैनेजमेंट हो रही है ना, ये सिर्फ अपनी जाती आसूदगी के लिए है कि जिन्हें तौर पर तालीफ कल्ब के लिए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की है। इस पे जरा ब्रेक के बाद मदर साहब पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे उनका कि ये क्या सूरत हाल हो रही है। और आपने कहा कि झूठ जो है वो हर जगह बोला जा रहा है, और वो झूठ अब ये भी कहा जा रहा है, वो डार्विन की थ्योरी से डार साहब की बात को रिलेट किया जा रहा है कि एवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो ग्रेजुएट किए एस्टेब्लिशमेंट की गोद से निकलकर एक नजरियाती सोच, वो एक एवोल्यूशन का था वो, तो उसको वो डार्विन की थ्योरी, और दूसरा जो उन्होंने झूठ बोले अपने प्रॉपर्टीज के हवाले से, तो वो भी है। लेकिन इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। राजा आमिर अब्बास साहब, मीडिया के हवाले से जो न्याजी साहब ने बात की कि जी अगर आप बोलने की इजाज़त नहीं है, तो वो तो हम मज़हर अब्बास साहब से पूछेंगे, क्योंकि वो हमारे लीडर भी रहे हैं और बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, बहुत कुछ हमने सीखा। लेकिन जो न्याजी साहब ने बात की कि झूठ एक मतलब एक आम अब चीज़ हो गई है, तो झूठ अब कल हमने सुना कि जी वो चीनी 20 रुपए सस्ती हो गई है, आज लोगों ने मार्केट में पता किया तो जी सस्ती नहीं हुई थी। तो अब एक मतलब हमारे वजीर आजम कह रहे हैं कि जी 20 रुपए सस्ती हो गई है। अब वो यूटिलिटी स्टोर पे थोड़ी सी हुई थी, लेकिन एक झूठ। फिर इसहाक डार साहब वहां पे लंदन में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे पीडीएम की क़यादत और बहुत सारे झूठ बोल रही है। मतलब हर कोई झूठ बोल रहा है, तो अदालतों के ऊपर भी सवालात तो फिर इसीलिए उठाते हैं ना बाहर से बैठ के। वो देखिए, अभी वक्फे से पहले जो बात हो रही थी, ख्वाजा साद रफीक का आपने वो दिखाया, पंजाब वाला एग्जैक्टली, कि उसने लाहौर में कहा है कि जब तक पंजाब नहीं जागेगा पाकिस्तान के लोगों को हकूक नहीं मिलेंगे। अब ये फिर बात हुई, साथियों ने बात की कि जिस 77 से लेके ऑनवर्ड्स हमेशा इस किस्म का नारा आया, लेकिन अब हमने देखना है कि ये किस पस मंजर में, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड देखना होता है। जो हालिया नारा आया और पंजाब की जो क़यादत है, जो मियाँ बरादरान हैं या मियाँ नवाज शरीफ हैं, जो अपने आप को पंजाब के चैंपियन समझते हैं, उन्होंने जो नाम लिए दो, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और जिसमें जनरल जोन से हैं ISIDGI का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि जनाब ये जिम्मेदार हैं बहुत सी चीज़ों के। अब इस पस्से मंज़र में पंजाब के जो लोग हैं, एक बात ज़हन में रखिए कि वो पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो पाकिस्तानी फ़ौज एक इंटीग्रेटेड पार्ट है फ़ौज का। और अब जो हालिया हम देख रहे हैं, आज भी DG ISPR की जो बात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर असल में है क्या। और उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि लोगों के अंदर फौज के खिलाफ किसी किस्म की
आप ऐसी सोच पैदा करें कि वो उन्हें नापसंदीदगी का इजहार करें। तो हमें अब ये चीज समझनी है कि ये वो कोई तो ये आपका कहने का मतलब है कि पीडीएम के फोरम से ये जो चीजें आ रही हैं कि आपकी अपनी आर्मी के खिलाफ अगर ये हो रहा है, और जियोपॉलिटिकल अगर आप देखते हैं, आप सीपैक को देखते हैं, तो मैं समझता हूं पंजाब की आवाम अब इतना शऊर जरूर रखती है कि जनाब उन्हें पता है कि जो मियाँ साहब जो बैठे हुए हैं बाहर, उनके बच्चे जो बैठे हुए हैं बाहर, फैमिली जो बैठी हुई है, वो इसहाक डार साहब जिनका कल एक इंटरव्यू चला, वो एक उनका घर है पाकिस्तान में और उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। और उसके बाद वो इंटरव्यू जो शर्मिंदगी ना सिर्फ नून लीग को ही, हर पाकिस्तानी को ही। तो अब वो लोग ये जानते हैं कि ये बाहर किसी नजरिए, आपने कहा ना मियां साहब नजरियाती हो गए हैं, वो किसी नजरिए की बात, उनका यही नजरिया। डार साहब ने कहा कि एवोल्यूशन प्रोसेस, एवोल्यूशन यही था ना कि वो जब उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन कहां से शुरू हुआ, और वो एवोल्यूशन चलते चलते डार साहब की अरबों की एवोल्यूशन में प्रॉपर्टीज आ गई। ये उस सकर ने, बीबीसी का जो सा वहां पे स्टीफन सकर ने ये बात की कि ये कैसा एवोल्यूशन था। ये वही एवोल्यूशन था जिसके बारे में आज नैब ने इनकी एक इंक्वायरी भी शुरू की। ये वही एवोल्यूशन है कि जनाब अरबों रुपए की लंदन में प्रॉपर्टीज कहां से, ये वही एवोल्यूशन है कि वहां डेली मिरर लिखता है कि जनाब पायरेट्स ऑफ द पेंट हाउस। ये वो एवोल्यूशन है। ये वो एवोल्यूशन है कि आवाम अब समझती है कि जब इस एवोल्यूशन को, इस जायदाद को बचाने के लिए आप इस किस्म का नजरिया लाएंगे, तो ये बात, ये वही ख्वाजा साद रफीक साहब हैं कि जो इस वक्त जमानत पे हैं, ठीक है, उनकी बेल हुई है सुप्रीम कोर्ट से, निसार भी मिले हैं। ये एक तो बड़ी दिलचस्प, हाँ, चौधरी साहब वो सियासत से बढ़ के, क्योंकि इतना पुराना ताल्लुक है, वालदा की डेथ थी उनकी, तो ये हमारा एक जो कल्चरल वैल्यूज हैं उसमें ये फायदा लाजमी होता है। अदरवाइज अब ऐसी सिचुएशन में जो झूठ की आपने बात की ना मीडिया पे, तो अब इस झूठ को प्रमोट हमने जो ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया ना, सबसे बड़ा जो मीडिया पे आ रहा है कि जिनको सब कुछ जानते बूझते कि जनाब ये लूट के दुनिया के, अब इंडिपेंडेंट जो न्यूज के अदारे हैं वो कह रहे हैं। कल आपने सुना कि उसने क्या कहा, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है नवाज शरीफ और आपकी, आप तो कॉन्विक्ट है, आप तो अपने मुल्क की अदालत से भगोड़े हुए हैं। तो ये वो चीजें हैं कि इनको ग्लोरीफाई करने की बजाय अवाम को बताना चाहिए। बेसिकली जो भी है वो तो हमें अदालत से भी न मिलता है, उसके बाद फिर हम खुद भी देखते हैं, पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अब ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है तो पता नहीं। मजहर अब्बास साहब, पहले तो न्यायी साहब के कंसर्न आप एड्रेस करें कि ये क्या बात हुई कि न्यायी साहब 5 मिनट की बात करें और 3.5 मिनट की बात चले ही ना। देखिए, हार्ड टॉक हमें बीबीसी का अच्छा लगता है। हार्ड टॉक आप पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि इसहाक डार साहब का जो हार्ड टॉक था वो पाकिस्तान में आपने जितना भी दिखाया उसमें भी पैमरा के नोटिस चले गए सारे चैनल्स को। सही। तो हम जब ये राजा आमिर अब्बास साहब ये सारी बातें कर रहे थे, तो ये चीज ग्लोरिफिकेशन वाली बात नहीं होती है, ग्लोरीफाई करना नहीं होता। अगर आप यहाँ लोगों को इजाजत दें तो वो नवाज शरीफ क्या है और इसहाक डार क्या है, वो बड़े बड़े लोगों को इस मुल्क में सबसे जबरदस्त हार्ड टॉक ने, जिसमें जस्टिस नसीम हसन शाह ने ये एडमिट किया कि उन पर दबाव था, वो कम था। सही। हमारे इफ्तिखार अहमद साहब के प्रोग्राम में, बिल्कुल इफ्तिखार अहमद साहब ने, हमारे यहाँ बहुत अच्छे हार्ड टॉक करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ हार्ड टॉक जब हो जाता है उसके बाद एक हार्ड टॉक उस एंकर के साथ होता है जिसने वो प्रोग्राम किया होता है। तो हमारी यहाँ ये चीजें इतनी आसान नहीं है। बीबीसी के इंटरव्यू कर हम पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं, और जाहिर है इसहाक डार साहब गलत विकेट पे जाके खेले और उस विकेट पे वो मुसलसल बोल्ड हुए, अंपायर भी अपना साथ नहीं दे रहा था उनके। सही। और he stood exposed। लेकिन ये जो राजा आमिर अब्बास साहब बात कर रहे हैं, हम क्यों ये समझते हैं कि वो फौज को निशाना बनाया जा रहा है। फौज को निशाना बनाना, एक मिनट, फौज को निशाना बनाना और फौज के सियासी किरदार पे तनकीद करना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। सही। आप बताएं कि क्या फौज बहैसियत, जब वो, मैं नवाज शरीफ साहब के बयानी से मुकम्मल तौर पे एग्री नहीं करता, लेकिन हम हमेशा इस चीज को एक जनरलाइज ब्रैकेट कर देते हैं। अगर हम 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया तो उसको तो हम ये कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का इंडिविजुअल फैसला था, उसको हम नहीं कहते कि पूरी फौज का फैसला था, हम ये कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का जाती फैसला था। सही। लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें, तो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का
और बदकिस्मती से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो पॉलिटिकल रोल रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने उसको एक्सेप्ट करते हुए ही कहा ना कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दें तो हम बात कर लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, मतलब इनडायरेक्टली शी इज एक्सेप्टिंग दैट। नहीं, मैं तो उस चीज से एग्री नहीं करता। बिल्कुल। मैं तो समझता हूं कि सियासी लोगों को खुद गुफ्तगू करनी चाहिए, इसमें एस्टैब्लिशमेंट को बीच में आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। क्या हमें नहीं पता कि 2018 के इलेक्शन किस तरह मैनेज हुए, उससे पहले बलूचिस्तान में क्या हुआ, उसके बाद इंतखाब, तो इलेक्शंस की रिगिंग एक चीज होती है, रिगिंग शायद नहीं हुई हो। मतलब मजहब भाई गवर्नमेंट बनाने में मैनेजमेंट जो होती है कि किस तरह मैनेज करें। चौधरी आप बात करें प्राइवेटली जाके चौधरी परवेज इलाही से, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सवालात बहुत सारे हैं जिनके ऊपर बात कर लेनी चाहिए, मतलब ताकि कोई किसी तरफ जो है वो अगर किसी की दिल आजारी है या जो भी है तो बात होगी तो वो चीजें खत्म होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। न्याजी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब का ख्याल है कि 5th जनरेशन वॉर में की जो हालात हैं वो पीडीएम के फोरम से एक बाकायदा कोशिश की जा रही है एक इदारे के खिलाफ अवाम को पिच करने की। आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि आपने बहुत से मतलब अदवार देखे हैं और सारी जो आमरीत भी देखी, सियासी हुकूमतें भी देखी? राजा साहब जैद कानूनदान भी हैं और बड़ा खूबसूरत अफसर करते हैं, मैं तो उनका बड़ा मता हूँ, लेकिन आपका टॉपिक बहुत फैल गया है। पहली बात तो यह है कि जो कैमरा के नोटिस है ना, ये इससे बड़ी मुनाफकत है। अभी अब मैंने किसी और झूठ का है ना, और मैं बताऊँ मुनाफकत। अब राज साहब ने जो टॉपिक फैलाया है, मैं किस चीज को टच करूं? पहले तो देखिए सी पैक को, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के बताए कि सी पैक क्यों बंद हुआ है। वो में क्या प्रॉब्लम होगी थी कि सी पैक को हमें बंद करना पड़ा, या जनरल दाऊद को स्टेटमेंट देनी पड़ी है, या असद उमर को कहा कि सी पैक, और आज तक नहीं वो सरसब्ज हो सका। मेरे पास तो पूरा बैकग्राउंड है, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि सी पैक के खिलाफ जो अमरीकियों की इंडिया की साजिश है वो हमारे हाथ बरमान चढ़ी, जैसे मछली पाकिस्तान हमारे हाथों टूटा। दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं मेरे पते की, राज साहब के लिए, नजर साहब के लिए, ये मेरा मुशाहिदा पूरी जिंदगी का, और ये अजीब गरीब बात है जो मेरी बड़ी बनज़र गैर में पहुंचा कि पाकिस्तान में, पंजाब में, राज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आज अगर इंडिया वाघा बॉर्डर पे आ जाए तो मेरे समेत जो पीराना साली में लोग फिर रहे हैं, सारे के सारे अपने बंदूक के डंडे लेकर बॉर्डर पहुंच जाएंगे फौज के पीछे। लेकिन कि क्या बात है कि फौज के खिलाफ, उनके सियासी रोल के खिलाफ जब आप स्टैंड लेते हैं तो पंजाब रिफतें देता है। जुल्फिकार भुट्टो को सिंध ने वोट नहीं दिए थे 70 के इलेक्शन में, जुल्फिकार भुट्टो को केपी ने वोट नहीं दिए थे, हार गए थे डीआई खान से, मुफ्ती मामूद साहब से। पंजाब से 4 सीटों से जीते थे, 1 सिंध से जीते थे। वो क्या था, किसी फौज को उन्होंने जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई उसी की नर्सी पे निकले थे। नवाज शरीफ फौज की नसीब से था। अगर 93 में वो उनके पोलिटिकल रोल को कॉन्टेस्ट ना करता, खुदा गवाह के तारीख के डस्टबिन में पड़ा होता, हड्डी की टोकरी में पड़ा होता। उसके बाद फरहाद चौधरी को आपने देखा है, जैसों से तस्वीर आई आगे दिखाने की, पंजाब में लोग खड़े हो गए। मैं जुल्फिकार भुट्टो की मिसाल देता हूँ कि उनका मैंने तो नाम सुन रखा होगा शायद, तो मैं छोटा था, लेकिन एक गरीब किसान मजदूर जो है उन्होंने नाम नहीं सुन रखा था। सही। 30 सेकंड्स कंक्लूड कर दें। 30 सेकंड्स कंक्लूड कर दें। देखिए जी, कंक्लूड ये है कि जी जो बात है, ये तो मैंने कह दिया ना कि जो बात है, ने कौन सी गलत बात की है उसको पूरा इंटरव्यू सुने। कौन अगर करना स्कैमर करना फर्ज इमरान खान खत्म नबूवत के ऊपर, इससे नहीं कही कोई उर्दू अच्छी नहीं है, अंग्रेजी का बड़ा सेकंड लैंग्वेज का बड़ा कमांड नहीं है। उन्होंने कहा मेरे घर आप कहते नहीं हमने तुम देना, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। नया प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। राजा आमिर अब्बास, मजहर अब्बास साहब, नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।